तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था इंटरमीडिएरीज इन एनआईएम। तो न्यू इशू मार्केट में जो इंटरमीडिएरीज हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा है मर्चेंट बैंकर्स। ये वो बैंकर्स होते हैं जो कि इशू से रिलेटेड सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेते हैं। इसको एक्सेप्टिंग एंड इशूइंग हाउसेस कहा जाता है इंग्लैंड में। और अगर बात करें अमेरिका की तो इसको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट बैंक, है ना। दे ऑपरेट इन मनी मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट में भी ऑपरेट करते हैं। और इसका जो मेन काम है वो क्या है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना, कि कहाँ पर कितना इन्वेस्ट करना है वो डिसीज़न लेना फॉर इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट, चैरिटीज़। दे ऑल्सो अंडरटेक द फंड मैनेजमेंट फॉर एग्जिस्टिंग कंपनी, कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उनके फंड मैनेजमेंट का काम भी ये करते हैं। न्यू और ओल्ड कंपनीज़ की अंडर राइटिंग का काम भी करते हैं, है ना। तो इंडिया में इतने ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं है, अभी ये इन्फेंट स्टेज पर ही हैं। बट फिर भी जो है वो आजकल मैंडेटरी करते जा रहे हैं कि जितने भी पब्लिक इशू हैं वो मर्चेंट बैंकर्स के थ्रू या बैंकर्स टू एन इशू के थ्रू होना चाहिए। उसके बाद देखो सेकंड आता है अंडर राइटिंग। ये एग्रीमेंट है इशूइंग कंपनी और एक पर्सन या इंस्टीट्यूशन के बीच में, कि जो अंडर राइटर्स हैं वो पूरी गारंटी लेते हैं कि जो शेयर्स हैं उनको क्या करवाएंगे, ये पूरा सब्सक्राइब कराएंगे फ्रॉम द पब्लिक। और अगर ये नहीं हो पाते हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हो पाता, तो फिर जो अंडर राइटर्स हैं वो उनके शेयर्स को सब्सक्राइब कर लेंगे, वो उसमें अप्लाई कर देंगे। तो इस चीज़ की एक गारंटी लेते हैं कि बैलेंस विल बी टेकन बाय देम, जो बैलेंस शेयर्स होंगे वो ये ले लेंगे, है ना। तो इस तरीके से इसके बदले में वो क्या चार्ज करते हैं, कमीशन चार्ज करते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है ब्रोकर्स टू एन इशू, बैंकर टू एन इशू। तो ये वो पर्सन हैं जो बैंकर का काम करते हैं और प्राइमरी मार्केट में मेन फंक्शन करते हैं इशू का, बाय एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन फॉर शेयर्स, है ना। शेयर्स की एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी करते हैं। इसके अलावा अगर कुछ रिफ़ंड करना है तो रिफ़ंड का काम भी ये करते हैं। तो वी कैन से जिनको सिक्योरिटीज़ अलॉट नहीं हो पाई, तो वी कैन से ये सारे काम करते हैं, सारी फॉर्मेलिटीज़ करते हैं। और इनका पिछला जो एक्सपीरियंस होता है उसका ये बेनिफिट लेते हैं। लेकिन इनको काम करने से पहले सेबी से एक रजिस्ट्रेशन इनको कराना होता है, एक सर्टिफिकेट लेना होता है। उसके बाद ही ये इशू से रिलेटेड काम को कर सकते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा आता है रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड ट्रांसफ़र एजेंट। ये कंपनी के अंदर ही एक रजिस्ट्रार होता है जो हाईली प्रोफेशनल पर्सन होता है। तो वो सर्विस प्रोवाइड करता है, इसमें मिनट भी वो मेंटेन करता है कि कब क्या मीटिंग हुई, और रजिस्टर को मेंटेन करता है मेंबर्स के, है ना। प्रिपरेशन एंड इशू ऑफ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट इशू करता है, शेयर सर्टिफिकेट, और उसका रिकॉर्ड बनाता है। रूटीन इंक्वायरी का काम करता है ना। और इसी तरह से प्रिपरेशन एंड डिस्पैच ऑफ ओल्ड डिविडेंड वारंट है, इंटरेस्ट वारंट है, उसको भी प्रिपेयर भी करवाता है, डिस्पैच भी कराता है। तो ये पूरा रिकॉर्ड रखता है कि किसको क्या मिल रहा है। और अगर कोई मीटिंग है, एनुअल जनरल मीटिंग है या कोई भी मीटिंग है, तो उसका रिकॉर्ड रखने का काम भी ये करता है ना। एनुअल रिपोर्ट तैयार करता है। और असिस्टिंग इन प्रिपरेशन ऑफ स्टैट्यूटरी एनुअल रिटर्न टू बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार, कि रजिस्ट्रार के पास अगर कोई फॉर्मेलिटी करनी है, जैसे एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिटर्न फाइल करानी है, तो वो काम भी करता है। एंड असिस्टिंग द कंपनी सेक्रेटरी इन कंपनी जनरल मीटिंग, कि कंपनी की जनरल मीटिंग में सेक्रेटरी को भी ये हेल्प करता है। तो इस तरह से बहुत सारे काम करता है, कि कोई सपोज़ कोई ट्रांसफ़र कर दिया शेयर, तो उसका रिकॉर्ड ये मेंटेन करता है कि अब न्यू शेयर होल्डर कौन सा है। और एक होता है हमारा डिबेंचर ट्रस्टी। ये ट्रस्टी वो पर्सन है जो कि डिबेंचर के देखेगा कि डिबेंचर के इंटरेस्ट के लिए काम हो रहा है या नहीं। डिबेंचर होल्डर से जो अमाउंट हमने ले लिया, डिबेंचर होल्डर की मनी को किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो ये एक तरह से सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर, उसके सेफ गार्ड का काम करता है। और ये उनके ऊपर चेक रखता है कि कंपनी जो भी काम करे वो उनकी मनी को सही ढंग से यूज़ करे, मिसयूज़ ना करे, है ना। तो इसको हम कहते हैं डिबेंचर ट्रस्टी। तो इसको भी सेबी में रजिस्ट्रेशन इसका होना चाहिए। और इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन दी जाती है सेबी में रजिस्ट्रेशन के साथ ये कंपनी में कितने टाइम से काम कर रहा है। उसके बाद देखिए ब्रोकर्स टू इशू, कि जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होते हैं। ये वो पर्सन है जो कंपनी के शेयर्स को परचेज़ या सेल करवाते हैं, है ना। तो कंपनी अपॉइंट भी कर सकती है ब्रोकर्स को, और जो मेंबर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज के उनसे भी ये काम करवा सकती है। लेकिन उनसे ये काम करवाने के लिए प्रायर परमिशन चाहिए स्टॉक एक्सचेंज की, है ना। तो इस तरह के जो ब्रोकरेज रेट हैं, मतलब उनको जितनी कमीशन मिलती है वो पहले से फ़िक्स होती है। और जैसे बताया मैक्सिमम रेट ऑफ ब्रोकरेज 0.5% है प्राइवेट प्लेसमेंट से। और हर तरह के जो शेयर्स हैं उसके ऊपर ब्रोकरेज रेट अलग हो सकती है।
उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है पोर्टफोलियो कंसल्टेंट। ये वो कंसल्टेंट है जो आपको कंसल्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं कि वेयर यू शुड इन्वेस्ट। तो ए कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज सच एज स्टॉक, बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड पोर्टफोलियो। इसको पोर्टफोलियो कहा जाता है। और पोर्टफोलियो कंसल्टेंट वो पर्सन होते हैं, वो फर्म होती है, वो कंपनी होती है हु एडवाइस और अंडरटेक द मैनेजमेंट ऑफ फंड ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट, जो आपको एडवाइस करती है कि वेयर टू इन्वेस्ट, है ना। तो जो पोर्टफोलियो मैनेजर हैं वो इसमें डील करते हैं और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं उसका बेनिफिट उठाने की कोशिश करते हैं, है ना। सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी इज़ मेड विद द व्यू टू प्रोवाइड द मैक्सिमम यील्ड टू इन्वेस्टर विद मिनिमम रिस्क। कोशिश की जाती है कम से कम रिस्क पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड की जाए। तो ये हमारे कुछ इंटरमीडियरीज़ हैं न्यू इशू मार्केट के, जो कि इसमें मिडिल मैन का काम करते हैं या जिनकी हेल्प से जो न्यू इंस्ट्रूमेंट है उसको ख़रीदा जाता है और बेचा जाता है। आप देखिए नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक रह गया कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द न्यू इशू मार्केट। क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? सबसे पहला, इनएडिक्वेट मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। न्यू इशू मार्केट में बहुत ज़्यादा सेविंग की मोबिलाइजेशन नहीं होती। 10% से भी कम जो फाइनेंशियल सेविंग है वो न्यू इशू मार्केट में इन्वेस्ट की जाती है ना। क्योंकि यहाँ पर ये माना जाता है कि इन्वेस्टर्स को नॉलेज नहीं होती कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, कौन सी में नहीं किया जाना चाहिए। तो इसलिए मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग इसमें बहुत कम होती है। सेकेंड इज़ मर्चेंट बैंकिंग, जैसे भी आया था अभी इन्फेंट स्टेज पर ही है ना। मर्चेंट बैंकिंग का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बाकी डेवलप कंट्री में हो चुका है। और सेबी अब इसके रिगार्डिंग जो है वो पूछना चाह रही है कि बाकी कंपनी से कि कंपनीज़ को मर्चेंट बैंकिंग की हेल्प लेनी चाहिए और अपने जो शेयर्स हैं उस इशू करवाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन बैंक्स को दे देनी चाहिए। थर्ड आती है डाइवर्जन ऑफ फंड की, कि इक्विटी कैपिटल बहुत रिस्की है, रिस्क एवर्जन है ना। तो इसको जो है वो रिस्की मार्केट में डाइवर्ट करने की बजाय लेस रिस्की मार्केट में डाइवर्ट करना चाहती है ना। कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा रिस्क बियर नहीं करना चाहते, इक्विटी कैपिटल रिस्की है तो वो डिबेंचर में तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ मनी सेफ़ है, बट इक्विटी कैपिटल क्योंकि रिस्की ज़्यादा है तो वहाँ पर वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। इसकी वजह से भी न्यू इशू मार्केट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं हो पा रही है। प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टर्स ऑफ सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया, कि सेमी अर्बन में और रूरल एरिया में जो बैंक्स हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेप्ट करते हैं, अगर इन्वेस्टर्स उनके थ्रू, मतलब जैसे बैंकर्स टू एन इशू आया था, उनके थ्रू अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनको बहुत बड़ा अमाउंट स्पेंड हो जाता है बैंक ड्राफ्ट की फॉर्म में, पोस्टल चार्जेस, है ना, उसका लॉस होता है, कलेक्शन चार्जेस। तो इसकी वजह से वो वहाँ इन्वेस्ट करने की बजाय वो चाहते हैं कि बैंक में ही डिपॉजिट करा दिया जाए। तो ये प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है।